वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। ये 11 जुलाई को आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आई थी रुपी इनवॉइसिंग पर। ट्रेड सेटलमेंट रुपी में किया जाए, इस टॉपिक पर गाइडलाइंस आई थी। तो उसके बाद से ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। वैसे भी ये न्यूज़ में हमेशा रहा है कुछ कुछ समय में कि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड उन जो अभी स्कीम आई है उसको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बेनिफिट क्या होंगे। फिर इंटरनेशनलाइजेशन रुपी कुछ मिथ हैं अभी जो होने लगा है, जो पब्लिक भाषा यूज़ करी जा रही है। अब असल में देखेंगे हुआ क्या है इस स्कीम से, और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के क्या बेनिफिट होंगे और क्या रिस्क और चैलेंजेस हैं, ये वीडियो डिस्कस करेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि तो इस टॉपिक को अब हम शुरू करते हैं और हम नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था और यही समझने के बाद आपको आगे समझ में आएगा ये है क्या। देखिए, नॉस्ट्रो और जो वोस्ट्रो, ये जो दो टर्म है ना, ये एक ही बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप कौन सी साइड से हो किसी इंटरनेशनल ट्रेड में, वही डिपेंड करेगा कि इस अकाउंट को वोस्ट्रो या नॉस्ट्रो कहेंगे। देखिए, ये जो लैटिन वर्ड्स है नॉस्ट्रो वोस्ट्रो, ये वहाँ से भाषा से आए और इसका मतलब होता है आपका या हमारा, आवर्स योर्स रिस्पेक्टिवली है। तो नॉस्ट्रो का मीनिंग होता है आवर्स हमारा, और योर्स का मीनिंग होता है आपका। तो ये अकाउंट जनरली यूज़ होते हैं सेटलमेंट करने के लिए, किसके, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होती हैं जब। देखिए, ये जो नॉर्मल डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट होते हैं उससे कैसे डिफ़र करता है। तो क्या होता है कि जो ये वाले अकाउंट होते हैं ना, ये जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन करते हैं। ये कोई जैसे कि, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होते हैं वो सिटीजन्स जो होते हैं पर्टिकुलरली इंडिविजुअल मेंटेन करते हैं, और ये जनरली फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं, क्योंकि इनका काम मेन ट्रेड में सेटलमेंट करने के लिए जो मनी इधर उधर होती है वो सेटलमेंट के ऊपर काम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। तो अब एक मिनट उनका डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। देखिए, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या हुआ। ये एक छोटा तरीका है ये कहने के लिए कि हमारी मनी जो आपके बैंक में है, तो आपकी मनी, सॉरी, हमारी मनी, नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब हमारी मनी जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट है, ठीक है। और आप ये सोच लीजिए कि इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ अ बैंक की मनी ऑन डिपॉजिट एट अनदर बैंक। और वॉस्ट्रो अकाउंट हुआ, ये भी एक छोटा तरीका है कहने के लिए कि आपकी मनी जो हमारे यहाँ पे हमारे बैंक में डिपॉजिट है। ये एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जांपल बीच में दिया हुआ है कि मान लीजिए इंडियन बैंक है, एसबीआई है, वो मेंटेन करता है अकाउंट ओवरसीज़ बैंक में, ठीक है। और मान लीजिए ओवरसीज़ बैंक अमेरिका में है और वो डॉलर में, ठीक है ना। तो जो फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन है फॉरेन कंट्री के अंदर है, वो नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाया जाएगा। किसके द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा, मान लीजिए एसबीआई के द्वारा। वो ही अमेरिकन बैंक जो है सेम अकाउंट को वॉस्ट्रो अकाउंट कहेगा। देखिए, एक ही अकाउंट है जिसको इंडियन बैंक वो नॉस्ट्रो अकाउंट कह रहा है, जिसको हम नॉस्ट्रो क्या था, हमारा पैसा आपके अकाउंट में। और अमेरिकन बैंक उसी अकाउंट को वॉस्ट्रो कहेगा, मतलब हमारी मनी जो आपके बैंक में डिपॉजिट है। तो आप समझिए कि एक ही अकाउंट को नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो कैसे कह रहे हैं। अब हम देखते हैं जो लेटेस्ट स्कीम आई है जिसको रुपीस इनवॉइस ट्रेड सेटलमेंट स्कीम या रुपीस इनवॉइसिंग स्कीम भी कहते हैं। तो 11 अगस्त को, सॉरी मैंने 11 जुलाई पहले बोल दिया था गलती से, तो आप प्लीज़ इसको कंफर्म कर लीजिए 11 जुलाई है या 11 अगस्त है। तो आरबीआई ने 3 पेज का नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें उसने अनाउंसमेंट किया था रिगार्डिंग द अरेंजमेंट जो किया गया है, इंडियन रुपी को एक्सेप्ट किया जाएगा
इन ऑल इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट गोइंग फॉरवर्ड। और ये इसलिए किया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ इंडियन ट्रेड ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू सपोर्ट द इंक्रीजिंग ट्रेडल कम्युनिटी। हाँ, मतलब क्या, बेसिक समझ लिए, इसलिए कि बहुत कि भी ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड इंडियन रुपीज़ में हो सके। बेसिक मीनिंग इसका ये है कि इंडियन रुपी को फेमस किया जाए, इंडियन रुपी को, इंडियन रुपी में गोल्ड ग्लोबल ट्रेड और होने लगे। जिस तरीके से जितना ज़्यादा डॉलर में होता है उसी की बिहात पर हमारा भी इंडियन रुपी की एक्सेप्टेंस बढ़े और ट्रेड हो इसमें। रुपी इनवॉइसिंग स्कीम की हमने बात की थी कि हम पे आपको पता ही होगा वैसे इनवॉइसिंग मतलब बेसिक मीनिंग ऑफ बिलिंग, कि भाई इनवॉइस दो जिस पे सारा कुछ लिखा होता है कि कितने रुपए की क्या चीज़, कितना टैक्स लगा, हर चीज़ जो है, किसको गया, किसने ख़रीदा, रिसीवर सेंडर सब डिटेल। तो ये इनवॉइसिंग ये होगी, मतलब कि जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है तो जो भी बिल बनेगा वो सब रुपी में होना चाहिए है, और जो सेटलमेंट होगी उसके बाद वो भी रुपी में हो। अभी डॉलर में होती है। ये उस चीज़ को, रुपी का यूज़ बढ़ाने के लिए ग्लोबल ट्रेड में ये एक कदम है। लेकिन आगे आप देखिएगा इसका एक वजह और भी है। तो क्या है कि हम देखते हैं कि ब्रॉड इसमें हुआ क्या है। तो क्या होगी, ये स्कीम काम कैसे करेगी। ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स इन इंडियन रुपी अंडर फेमा एक्ट। डेफिनेटली फेमा एक्ट तो इसमें आएगा ही, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऐसे होगा कि पहली बात इसमें इनवॉइसिंग करनी होगी, मतलब ऑल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर द अरेंजमेंट में बी डिनोमिनेटेड एंड इनवॉइस्ड इन रुपी। मैंने आपको कहा ना, बिलिंग पूरी रुपी में होगी। एक्सचेंज रेट जो जिस पर ये एक्सचेंज होगा मनी, वो सब जो है वो जो मार्केट डिटरमाइंड रेट होगा उस पर ही एक्सचेंज रेट वही माना जाएगा। सेटलमेंट जो होगी इनवॉइसिंग के बाद वो भी सब रुपी में होगी इस अरेंजमेंट के तहत। और इसमें डिसाइड क्या किया गया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि इंडियन इम्पोर्टर्स अंडरटेकिंग दिस मैकेनिज़्म वो रुपी में ही पेमेंट करें। जो क्रेडिट होगी स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट जो पार्टनर कंट्री में बना हुआ है। समझ में आया आपको। जैसे हमने अभी पिछली ही स्लाइड में एक हमने वॉस्त्रो अकाउंट का हमने एग्जाम्पल देख लिया था। क्या था कि वॉस्त्रो एक ही अकाउंट जो आपने खोल रखा है वहाँ पर अमेरिका में, और वहाँ पर वो अमेरिका के बैंक के हिसाब से वॉस्त्रो अकाउंट है, उसमें आपने अमेरिकन से आपने कोई इंपोर्ट कराया तो उसको उसमें आपने पैसे भेज दिए, ठीक है ना। और तो आपको ये वॉस्त्रो नॉस्त्रो पता होना चाहिए है। तो और फिर वो ये इंडियन एक्सपोर्टर के, जो एक्सपोर्टर के बारे में भी यही कहा गया है कि अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू दिस मैकेनिज्म शैल बी पेड। जो एक्सपोर्ट भी है उसका भी पैसा आपको अब इंडियन को इंडियन रुपए में ही मिले, वो भी स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट में आए। वॉस्त्रो अकाउंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। आप समझे। अब आप अमेरिका से समझिए, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा, आराम से समझिएगा इस चीज़ को कि अब अमेरिकन बैंक, अमेरिकन को आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है, अब उस बैंक के हिसाब से आपका वाला बैंक वॉस्त्रो अकाउंट हो गया, ठीक है। वॉस्त्रो अकाउंट हो गया तो अब वो भी पैसा आपके वॉस्त्रो अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट एक ही है, पर्सपेक्टिव अलग है, एक ही बैंक नॉस्त्रो वॉस्त्रो अकाउंट होता है। अब ये नीचे मैंने जो लिखा है यूज़ ऑफ सरप्लस बैलेंस, देखिए बैंक के पास जो भी अकाउंट बना हुआ है उसमें करेंसी जा रही है, आ रही है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब कुछ पैसे, जैसे कि हर चीज़ एकदम से यूज़ नहीं होती, सारा पैसा विड्रॉ नहीं होता और कुछ सरप्लस रह जाता है। जैसे कि डिमांड डिपॉजिट में लोग, बैंक अपने हिसाब से देख लेता है कि कितना विड्रॉल होता है और उस हिसाब से बाकी का वो लेंडिंग करता है, और है ना, रिज़र्व उस हिसाब से रख लेता है वो। तो क्या होता है कि यही इसमें भी कहा गया है कि उसके बाद जो बैंक्स हैं वो किसी प्रोजेक्ट में या इन्वेस्टमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एडवांस फ्लो मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एडवांस, हाँ आपको पता ही है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कुछ एडवांस दिया जाता है कभी, क्योंकि डील हो जानी, डील पक्की करने के लिए बाद में डिफ़ॉल्ट ना हो। तो
उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। और ये बैंक इसको गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनमें भी यूज़ कर सकता है विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो ये मेन अरेंजमेंट है। अब हम आगे इसका पढ़ेंगे कि इसके क्या बेनिफिट होंगे। स्कीम भी देख ली क्या है, उसके बेनिफिट भी देख लिए। अब है कि इंडियन, लेकिन अब बात ये उठती है कि फिर भी इंडियन एक्सपोर्टर क्यों इनवॉइस नहीं करते रुपी में। आपको ये मैं पहले ही बता दूं कि इनवॉइसिंग आज तक अलाउड थी। सिर्फ इस वाले नए जो स्कीम है उसमें डिफरेंस ये आया है कि जो सरप्लस होता था ना उस अकाउंट में, वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट में, तो वो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल में भी उसका बैलेंस जो है वो इन्वेस्ट किया जा सकता है। पहले ये चीज़ अलाउड नहीं थी, लेकिन रुपी में इन्वॉइसिंग करना ट्रेड की पहले भी आरबीआई ने अलाउ किया हुआ था। ये डिफरेंस है स्कीम में जो ये नई आई है। ठीक है, तो अब ये होने के बावजूद भी क्यों एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इन्वॉइसिंग नहीं करते रुपी में। या फिर आप ये सोच लीजिए कि जो आरबीआई ये फ्रेमवर्क लाया है, क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है, तो क्या चैलेंजेस हैं, क्यों ये चीज़ इतनी नहीं हो पाई जब अगर पहले भी ये अलाउड है। तो देखिए इसके पीछे कई रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अमेरिकन जो कस्टमर्स हैं, या फिर अमेरिकन कस्टमर्स समझ लीजिए, या फिर आप ये सोच लीजिए कि जो डॉलर एक्सेप्ट करते हैं मेनली, वो सिंपली चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो करेंसी रिस्क में डील नहीं करना चाहते। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रुपी की अभी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वो रुपी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो मानते हैं कि इसमें करेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा है। इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते जो हेज कर सके रुपी के रिस्क को अगेंस्ट। है ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है माइटी डॉलर की। डॉलर की औकात इसीलिए बहुत ज़्यादा है। इतनी औकात है कि आप इंडिया के जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं एक्सपोर्ट, उनकी कुछ कुछ मोनोपोली है मार्केट में, है सस्ते में काम करती हैं, लेकिन फिर भी 150 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करती है वो यूएस को। मेन मार्केट तो यूएस ही है। फिर भी वो अपनी इनवॉइसिंग जो है वो डॉलर्स में करते हैं। डॉलर की इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, रुपये की अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो स्टेप है उस एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए ही है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जो इंडिया का 85% एक्सपोर्ट है उसकी इन्वॉइसिंग डॉलर में होती है, जबकि हमारी यूएस में, चाहे हमारा यूएस से 15% ही टोटल ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट हैं जो। ठीक है ना। और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जो मैंने लाइव मिंट के आर्टिकल पर ये बनाया हुआ है कि क्या होता है कि अब एक परेशानी और होती है डॉलर इन्वॉइसिंग जब हम करते, डॉलर इन्वॉइसिंग जो वो करते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा इवन जो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 85% तो एक्सपोर्ट हैं वो इन्वॉइस होते हैं डॉलर में, और इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 97% डॉलर में इन्वॉइस होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसका आप आगे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्यों इंडियन एक्सपोर्टर्स इन्वॉइस नहीं करते रुपये, वो ये है कि रुपये का वीकनिंग बायस है। वीकनिंग बायस ये हो गया, कंपैरेटिवली मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी कम होने की वजह से उसके पास एक बायस बना रहता है कि वो वीक हो जाएगा, वो कहीं वीक ना हो जाए, उसका करेंसी रिस्क है। इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो विंडफॉल गेन के चांसेस होते हैं, इसलिए भी वो री इन्वॉइसिंग नहीं करते। मतलब मान लीजिए वो डॉलर्स में ही पैसे लेते हैं, तो उनको पता है कि रुपी डाउन हो जाएगा तो मेरे को तो बहुत फ़ायदा, रुपी डेप्रिशिएट हो गया, मेरे पास डॉलर्स हैं तो फ़ायदा मेरा हो गया। रुपी इन्वॉइसिंग इस वजह से भी नहीं करी जा सकती। वीकनिंग बायस होने की वजह से, करेंसी रिस्क होने की वजह से, बार बार रुपी का प्रेशर में आ जाने की वजह से आप देखते हैं आता है। एक आया था 2013 में भयानक, आज भी कितना सीरियस इशू बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं आज की डेट में। सो
और ये जो रुपये की रिलक्टेंस है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज तक नहीं है, और भी जो इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं वो डॉलर में ही इन्वॉइसिंग करते हैं, क्योंकि वो सेफ़ मानते हैं इस करेंसी को। तो ये दो रीज़न है कि ये जो चैलेंजेस रहेंगे इस स्कीम का फुल इम्प्लीमेंटेशन होने में। देखते हैं कि रुपी इन्वॉइसिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, बड़ी ही ये तो देखना बनता है कि असल में इसके पीछे जो थी क्या फ़ायदा होगा हमारा। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा कि डेफिनेटली ये एक स्ट्रेंथन करेगा इंडियन रुपी को इन दी लॉन्ग रन, क्योंकि क्या होगा कि यूएस डॉलर पर थोड़ी डिपेंडेंसी भी कम होगी। आपको पता है कि कितना ड्रामा बना रहता है फॉरेन इस चीज़ को लेके। यूएस डॉलर, हर कंट्री यूएस डॉलर रखना चाहती है अपने रिज़र्व में। वजह भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग है करेंसी। तो जो ट्रेडर्स हैं वो सेटलमेंट करें आईएनआर में ही। ये एक वे फॉरवर्ड है कि इंडियन करेंसी की ग्रोथ को और उसको स्ट्रेंथन किया जाए इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई जाए, रिकॉग्निशन बढ़ाई जाए एज अ इंटरनेशनल सेटलमेंट करेंसी। इंटरनेशनल सेटलमेंट करेंसी मतलब फॉरेन ट्रेड में कहीं कंट्री, सिर्फ इंडिया जिनके साथ नहीं, वो इस करेंसी को एज अ सेटलमेंट अपना, जैसे कई लोग हैं, कई कंट्रीज़ हैं जो आपस में भी मान लीजिए साउथ अफ्रीका जो है ब्राज़ील से ट्रेड कर रहा है, तो वो भी जो हैं अपना ट्रेड सेटलमेंट डॉलर्स में करते हैं। तो डॉलर की ये औकात है, हम ये कह सकते हैं। तो रुपये की भी वो औकात बने, वो लेवल का रुपये बने। तो ये एक एम है इस स्टेप के पीछे, जो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन ये एक स्टेप उसकी तरफ ज़रूर है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि दूसरा कुछ करंट कंडीशंस को देख के भी किया गया है। तो वो ये है कि इंडिया रशिया के ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अब आप इंपोर्ट्स को रुपये में दोगे आरबीआई को अलाउ करने के बाद, आरबीआई का ये फ्रेमवर्क लाने के बाद। देखिए, आपको पता है यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसके ऑयल ख़रीदने से कई देशों ने मना भी कर दिया, और ये भी है कि उनको सैंक्शन का भी डर है अगर वो ये करते हैं तो है। और ख़ासकर ये कि भाई आप अगर यूएस डॉलर में उसको पे करते हो रशिया को, तो ये तो होगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। ये एक्सेप्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा पूरा, क्योंकि आप जो भी बड़े ट्रांजैक्शन डॉलर में करोगे वो न्यूयॉर्क के थ्रू होके जाएंगे, और वो सेटलमेंट ही नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी वहीं पर पेमेंट। तो अब क्या होगा, उसी वजह से रशिया क्या कर रहा है कि डिस्काउंट में ऑयल बेच रहा है, क्योंकि उसका ये बहुत बड़ा सोर्स, उसको जो पैसा जो एक्सपोर्ट है वो उसका ऑयल और गैस है। तो क्या होगा कि इसीलिए आरबीआई, इंडिया और रशिया ने डिसाइड किया कि वो हमको सस्ता ऑयल भी देगा और वो रुपये भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक बहुत ही क्लेवर वे है टू गेट अराउंड द सैंक्शंस। ठीक है ना। तो सैंक्शंस तो आपको तभी लगेंगे ना जब आप रुपी यूएस डॉलर को यूज़ करते हैं। ये आप ये सोच लीजिए कि अमेरिकन बैंक को यूज़ करते हैं, अमेरिकन सिस्टम को यूज़ करते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए, लेकिन ये तो उस सिस्टम को बाईपास करता है। ऐसा ही सिस्टम कुछ समय पहले ईरान के लिए किया गया था, जब अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाए थे हैं। तो सिंस द डॉलर पेमेंट क्लियर इन न्यूयॉर्क, इट वाज नेसेसरी टू फाइंड ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़्म है। द प्रेजेंट मूव जो है वो आप ये सोच लीजिए कि जो ईरान के साथ था वो बायलैटरल अरेंजमेंट था, और ये मल्टीलैटरल अरेंजमेंट होगा। तो ये कुछ दो वजह हैं, और हाँ एक वजह और है, वो ये कि इस समय जो रुपये पे डेप्रिसिएशन प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यूएस अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, अच्छी रिटर्न के लिए लोग डॉलर के एसेट में इन्वेस्ट करने लग गए हैं, डेवलपिंग कंट्री से ले जाके। इस समय रुपये में बहुत प्रेशर है, इतना ज़्यादा फॉरेन रिज़र्व भी लूज़ कर चुका है इसी वजह से आरबीआई। तो डेप्रिसिएशन प्रेशर को भी ये कम करेगा। अब कैसे करेगा, देखिए कैसे कि रुपये और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगता है मान लीजिए ज़्यादा, ठीक है ना, रुपये में। तो रुपये की डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि हर कोई रुपये ही मांगेगा इंडिया से ट्रेड करने के लिए। तो ये डेप्रिसिएशन प्रेशर को कम करने के लिए भी रुपये का ये अरेंजमेंट किया गया, और ये उसका बेनिफिट होगा। अब आखिर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिथ की बात कर रहा था शुरुआत में वीडियो में, वो ये है कि सब जनरली ये स्टेटमेंट देते हैं, या फिर आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है एग्ज़ाम में, कि रुपये का इंटरनल
सॉरी इंटरनेशनलाइजेशन हो गया है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रुपी इन्वॉइसिंग सिर्फ एक स्टेप है इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ। ये रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ उसकी तरफ एक स्टेप है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रुपी इंटरनेशनलाइजेशन रुपी का हो गया है। वो क्या मतलब है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब ये होगा कि करेंसी को, इंडियन करेंसी को फ्रीली यूज़ किया जा सके रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के थ्रू, और ग्लोबल ट्रेड में एज अ रिज़र्व करेंसी भी ये यूज़ हो सके। कैसे? मतलब बाकी देश अपने जो रिज़र्व्स हैं, अपने जो वो फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करते हैं, उसमें रुपी को अच्छी क्वांटिटी में रखें। जैसे कि आज येन, पाउंड, डॉलर्स, या फिर अब तो चाइना की भी करेंसी की हम बात कर सकते हैं, वो रखते हैं। उस टाइप की रिज़र्व करेंसी बनती है ना, तो आप सोचते हैं कि आपकी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है, या फिर इंटरनेशनलाइजेशन रुपी का। और करेंसी का फ्रीली एक्सचेंज होना चाहिए बिना किसी कंट्रोल के, चाहे कैपिटल अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो। ये कैपिटल करंट अकाउंट क्या है, ये मेरे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाले वीडियो में देख सकते हैं। पूरा समझ में आ जाएगा बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है ना? तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी मीन्स द करेंसी कैन बी फ्रीली ट्रांजेक्टेड बाय बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट एंड कैन बी यूज एज अ रिजर्व करेंसी फॉर ग्लोबल ट्रेड्स। ठीक है ना? अब हम बेनिफिट देखते हैं कि क्यों ज़रूरी होता है, क्यों आरबीआई इसकी कोशिश करता है और टाइम टू टाइम कहता भी है कि होना चाहिए। तो देखिए, इससे क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना बॉर्डर की, क्रॉस बॉर्डर की, वो लोअर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? आपको फुल रुपी को आप इधर से उधर कर सकते हो। जो आपको पता है रुपी, आपको कुछ इंपोर्ट करना है, कुछ एडवांस देना है, तो अगर वो आपको उसके लिए सस्ता मिल जाता है, तो आप फिर, क्योंकि वो आसानी से और सस्ता मिल जाता है आपको, तो उसका, तो उसी डेफिनेटली उससे कॉस्ट रिड्यूस होगी ट्रांजैक्शन की। और जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ओवरऑल मार्केट में चीज़ों की दाम गिरेंगे, इंपोर्ट्स के दाम गिरेंगे। ठीक है ना? ट्रांजैक्शन लो होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी। दूसरा, एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क कैसे कम होगा? कि क्योंकि आपने फुल मूवमेंट अलाउ की हुई है रुपी की कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। देखिए, मैं फटाफट बताता हूँ। करंट अकाउंट मतलब होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड से डील करे, और कैपिटल अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो डील करता है फाइनेंशियल एसेट्स की मूवमेंट में। मेन जैसे कि बॉन्ड्स की मूवमेंट होना, है ना, इसका अमेरिकन बॉन्ड में, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, वो रिटर्न का जितना भी हो, कोई बिना रिस्ट्रिक्शन के मूवमेंट होना। तो अगर ये चीज़ें अलाउड हैं, तो कभी अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, तो अगर आपने कैपिटल अकाउंट पे फुल कन्वर्टिबिलिटी दी हुई है, तो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कैपिटल अकाउंट कवर कर लेगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है या तो नॉर्मल हो जाएगा या फिर सरप्लस में हो जाएगा। तो वो एक्सचेंज रेट को जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा, कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगा, रिलेटिवली रिड्यूस हो जाएगा। और फिर जब आपको फुली अलाउड है बिना किसी पेमेंट के रुपी को इधर से उधर करना और एक्सचेंज करना, और कोई इंटरवेंशन नहीं अलाउड है, जनरली सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करता है, तो क्या होगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स का ज़्यादा अच्छा एक्सेस होगा। इंडियंस खुले में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अमेरिकन स्टॉक मार्केट, अलग अलग कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आज जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी एक लिमिट तक ही आप पैसे को ले जा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर, हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, इम्प्रूव्ड असेस हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट्स के, है ना। और फिर क्या होगा कि जो हमारी इंडियन कंपनीज़ है जो बाहर काम करती हैं, इंडियन एमएनसीज़, उनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बाहर से पैसा उठाने में आसानी होगी, और विदाउट द अप्रूवल ले पाएंगे आरबीआई और गवर्नमेंट की, अगर पूरा रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है, फुल कन्वर्टिबिलिटी अगर अलाउड होती है तो। ये तो हो गए बेनिफिट। अब हम रिस्क और चैलेंजेस देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वजह हो रही कि आज तक करंट अकाउंट पे तो इंडिया में फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है, मतलब
कितना भी ट्रेड करो, कितने का भी इंपोर्ट करो और कितने का भी एक्सपोर्ट करो, उसके लिए जो डॉलर और रुपी चाहिए होंगे वो आरबीआई तैयार है देने के लिए। ये होती है कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट पे भी कन्वर्टिबिलिटी काफ़ी हट गई है लेकिन फुली नहीं हुई है। ठीक है ना, तो इसके चैलेंजेस रिस्क क्या हैं जब आप इंटरनेशनलाइजेशन कर देते हैं करेंसी की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि डोमेस्टिक जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी ऑटोनॉमी कम हो जाती है। देखिए किस लिए होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग मंडल फ्लेमिंग ट्रायलेमा है, वो ये होता है इसकी वजह से। इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रायलेमा कि मतलब ये होता है इसमें। देखिए पूरा एक्सप्लेन करने के लिए तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि ये लीजिए कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ये तीन चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं अचीव करी जा सकती। ये ट्रायलेमा होता है, आप इसको प्लीज़ फुल पढ़ लीजिएगा। फिर एक है, दूसरा है कि ये आप इंटरनलाइजेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि थर्ड कंट्रीज़ विलिंग हों, वही जो है कि एक्सेप्ट करें असल में वो भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में या ट्रेड में पी को एक्सेप्ट करने की एज अ रिज़र्व करेंसी बनाने को। ठीक है ना, तो लेकिन ये कब होगा, वो ये तब होगा जब रुपी मच स्टेबल होगा। अपनी रिज़र्व करेंसी अपने फॉरेन एक्सचेंज में ऐसे ही कोई करेंसी नहीं रख लेगा जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कोई क्यों रखेगा एज अ रिज़र्व करेंसी। रुपी को कंपैरेटिवली बड़े लॉन्गर टाइम के लिए स्टेबल करेंसी होना पड़ेगा। आप ये सोच लीजिए कि ओवरऑल इंडिया की रेपुटेशन जितनी इम्प्रूव होगी, इंडियन रुपी पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा है। एक है कि उसको फुल कैपिटल अकाउंट पे भी फुल कन्वर्टिबिलिटी चाहिए होगी अगर रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करना है। ठीक है ना, और लास्ट में हुआ कि उसको उसके बैंक की एसेट क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। ये सब चाहिए होगा रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। ठीक है ना, तो ये चैलेंजेस हैं और रिस्क इन्वॉल्व है किसी करेंसी हमारे रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए। अगर कभी भी कोई पूछता है पेपर में या इंटरव्यू में तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो फाइनली इस टॉपिक में इतना ही। अगर कुछ कमी लगे आपको वीडियो में, फैक्ट्स में प्रॉब्लम है या वैसे भी कोई और प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं उसको ठीक करूँगा। और थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी के ये काम आ सकता है तो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।